राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें, सातों की 7 सीटें काफी चर्चाओं में है। खासकर 2-3 सीटें, खिंवसर की, दौसा की, देवली उनियारा और चौरासी, इन सीटों पर सबकी नजरें बनी हुई है। युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, बहनों की, सबकी यहाँ पे क्या कुछ मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारत रफ्तार सातों की 7 विधानसभा सीट कवर करने पहुंचा था ग्राउंड जीरो पर, और वहां की हकीकत हमने आप तक पहुंचाई थी। हमारे सर है जितेश जी, वो भी पहुंचे थे, मैं पहुंचा था, हमारी रिपोर्टर है प्रिया, वो भी पहुंची थी, और वहां की जमीनी हकीकत हमने आपको बताई। अब हम बात करते हैं कि मुकाबला किन किन के बीच में होने वाला है और क्या कुछ संभावना है नतीजों को लेकर। क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं? 23 तारीख को पेटियां खुलेगी, किस्मत बंद होगी कल। नहीं, 23 तारीख को तो वोटिंग होगी और नतीजे तो हम बता नहीं सकते क्या होंगे, लेकिन जो हमें 13 को वोटिंग होगी। विश्लेषण हम कर सकते हैं कि हम जो देख के आए हैं ग्राउंड पे, वो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। पहले बात करते हैं हम राजस्थान की ऐसी सीटों के बारे में। सबसे पहले हम गए झुंझुनू में जी। तो झुंझुनू में हम जिस दिन गए थे उस दिन हमें राजेंद्र बाबू प्लस आ रहे थे नजर, क्योंकि झुंझुनू में हम गए तो कुछ इलाकों में हमने मुसलमानों से बात की तो मुसलमान बड़े ओला परिवार से नाराज थे। हमने फिर विजेंद्र ओला जी से बात की थी, तो उनके बेटे अमित ओला ने तो हमसे बात नहीं की, उन्होंने कहा इंटरव्यू देते नहीं है। फिर हमने विजेंद्र ओला से बात की तो विजेंद्र ओला ने इंटरव्यू दिया। फिर हम मेरे ख्याल से अमित ओला ने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया होगा अभी तक मीडिया में। नहीं देते, वो थोड़ा सा अभी नए नए लीडर हैं, समझ रहे हैं जी। फिर हम गए कुछ इलाकों में अलग अलग इलाकों में मैंने और प्रिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। तो राजपूत समाज का ये था कि भाई हम राजेंद्र गुडा को कुछ परसेंट, राजपूत समाज का एक इलाके का, जो सुल्ताना करके एक इलाका है वहाँ का राजपूत बोला कि हम गुडा के साथ जाएंगे। गुडा का कोई निवास जो ऑफिस बना हो तो वहीं था। अच्छा। और सुल्ताना के मुस्लिम में वो भी ये कह रहे थे कि हम गुडा को देंगे। कांग्रेस के साथ जाके नहीं, गुडा के साथ जाएंगे कुछ परसेंट सेव के साथ, कुछ परसेंट सेव के साथ। अब फिर हम एक दिन और रुके, हमने गुडा का इंटरव्यू किया। जबरदस्त तरीके से गुडा हमारे इंटरव्यू में बोले, और वो तो पता है, वो तो हनुमान बेनीवाल की तरफ फ्री स्टाइल बोलते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। दोनों मुझे लगता है एक जैसे ही लीडर हैं, फटकारे मारने वाले, और सब लोग डरते भी हैं उनसे, क्योंकि पता है कि कुछ भी कल हो जाएगा, अलग टाइप का मामला है। तो सब डरते भी, अधिकारी भी और नेता भी, कह कल हमारे नहीं बोल जाए कुछ। तो जो इमेज कॉन्शियस नेता है वो तो डरते हैं उनसे, तो बड़ा ऐसे बोलते रहते हैं वो। तो उसके बाद हमने लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट की। फिर हम जो 2 दिन बाद मैं जब आया तो मैंने वहाँ के स्थानीय 2-3 रिपोर्टर से बात की, तो उन्होंने कहा था कि 2 चीज़ों का बड़ा नुकसान हुआ। कि पहले तो बड़ा बीजेपी का प्लस था वहाँ पे। हम जब गए थे तो हमें तो पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पहली बार इतिहास में उस क्षेत्र से जीत सकती है, क्योंकि ओला परिवार के गढ़ को भेद पाएगी बीजेपी, लग रहा था आपको? ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर 10-20 हजार पे डाइवर्ट होता है और एससी वोटर भी डाइवर्ट होता है तो बीजेपी सीधे सीधा चुनाव निकालती है। लेकिन जब मैं 2 दिन बाद आया तो मैंने पता किया स्टिंगर से, वहाँ से रिपोर्टर से, मेरे पुराने नेटवर्क में रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे, दोनों तीनों से बात की, तो उनका ये कहना था कि सर कि यहाँ पे दूसरा सिस्टम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि बबलू चौधरी का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। मैंने कहा क्यों? कि सीएम ने ज़्यादा तवज्जो दी बबलू चौधरी को, वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो जब भजनलाल शर्मा ने बबलू चौधरी को वहाँ ज़्यादा तवज्जो दी, तो जो बाम्बू के कार्यकर्ता हैं जो बबलू से लड़ते रहे हर बार, वो उन दोनों में चलती है, प्रतिस्पर्धा वो चलती है। तो उनके कार्यकर्ताओं में जो लड़ाई थी, टिकट किसको मिले वो सामने खड़ा हो जाता है निर्दलीय। कार्यकर्ताओं की जो लड़ाई थी आपस की, तो उन्होंने कहा कि 5000 वोट कट गए उस दिन। फिर उन्होंने कहा कि सर है ना, अभी मुसलमानों की बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें ये हो गया कि भाई हम कुछ भी हो, हम कांग्रेस को वोट देंगे। उन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। और रफीक खान का मैं एक इंटरव्यू देखा था, तो वो मुसलमानों के बीच करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, मतलब मुसलमानों को यूनाइट करने की बात रफीक खान कर रहे थे। तो इस तरह लग रहा है कि वो सीट अब कंटेस्ट में आ गई जहाँ बीजेपी प्लस थी, तो अब वो कांग्रेस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये लास्ट की स्थिति है। आज चुनाव में क्या होगा ये पता नहीं। लास्ट के दिन चुनाव में होते हैं, समीकरण बदलते हैं, क्योंकि चुनाव में कहा जाता है साम दाम और दंड भेद। ये 5 जो नीतियां हैं, इसी पे चुनाव लड़ा जाता है। अब हम आते हैं खिंवसर आए हम, तो खिंवसर में उस वक्त पूरी जो प्लस नजर आ रहे थे हमें, रेवतराम डांगा नजर आ रहे थे, तो हमको लग रहा था हम लोगों के बीच में जा रहे थे। हालांकि क्षेत्र बटे हुए अलग अलग, मनीष वहीं के रहने वाले, हम लोग अलग अलग इलाकों में गए। कोई एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, खिंवसर के 2 हिस्से हैं, तो वो बटा हुआ हिस्सा है। तो खिंवसर बड़ा टक्कर का मामला, अभी भी टक्कर का ही मानता हूँ मैं तो, क्योंकि खिंवसर की जो फिजा है वो मतलब
कुछ नहीं कह सकते खींवसर में, मेरे को ऐसा लगता है अंदर की बात। लेकिन खींवसर का ये जो सरकार ने जो कार्रवाई की, कुछ हनुमान बेनीवाल के लोगों को उठाना, फिर हनुमान बेनीवाल का स्पीच देना कि मेरे कार्यकर्ताओं को उठाना, हनुमान बेनीवाल का बिजली का बिल, हालांकि हनुमान बेनीवाल ने गलत किया है कि बिजली का बिल नहीं चुकाया, तो चुकाना चाहिए था 3-4 साल से। फिर उसके कार्यकर्ताओं उस पे जो दबाव वाली राजनीति जो सरकार ने की है, मुझे लगता है कि उसका सिंपैथी फैक्टर जाटों के बीच में हनुमान बेनीवाल लेके आ सकते हैं। दूसरा, जो खींवसर ने जो बयान दिया कि मैं मूछे हटवा लूंगा और मुंडवा लूंगा और बाल कटवा लूंगा, तो इसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि अभी भी टक्कर की स्थिति, ये नहीं कह सकते कि हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि रेवतराम डांगा जीत रहे हैं आज की डेट में। हाँ। लेकिन इस जो बयान, दो चीजें हुई हैं, इससे हो सकता है हनुमान को फायदा होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि भैया हम ना तो राजनीतिक पंडित हैं, ना हम स्पेकुलेशन इतना भयंकर करते हैं कि भैया हम बता दें कि कल वो जीतेगा। तो हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं, निर्णय तो जनता को ही करना है। हम तो एक अंदाज लगा सकते हैं कि इसका फायदा होगा, इसका नुकसान होगा। मेरी वर्तमान नॉलेज के द्वारा खींवसर के अंदर अभी बिल्कुल टक्कर का मामला है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दो चीजें हुई हैं, एक तो सरकार का परेशान करना, दूसरा खींवसर वाला बयान। तो ये दो चीजें सरकार के मतलब बीजेपी के लिए नेगेटिव जा सकती है। हालांकि अभी टक्कर का मामला है। मैं आपको बताता हूँ जाट समाज का रिएक्शन मैं बता देता हूँ। 2023 में गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ रहे थे, ईडी की कार्रवाई उन पे हो गई, तो जबरदस्त तरीके से चुनाव जीते डोटासरा, क्योंकि जाट समाज में उल्टा इम्पैक्ट जाता है। तो वॉरियर कास्ट है, मतलब लड़ाकू कास्ट जिसे बोल सकते हैं, और मतलब दबने वाले जो जाति नहीं है, मार्शल कौम है। तो इनका हालांकि सबको पता है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक बनेगा तो काम कराएगा, लेकिन उसके बावजूद जाट समाज का ये है कि ये हो सकता है कि भाई कैसा ही लीडर है तो हमारा ही, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब इस गेम में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। इट्स वेरी अर्ली टू से कि जो की बात की, खींवसर की बात की, अब आते हैं 84 की सीट पर। उससे पहले मैं वहां पे आता हूँ। हम एक जगह और गए थे, दौसा जाके आए थे जी, और रामगढ़ जाके आए थे। और रामगढ़ के अंदर क्या है कि रामगढ़ में आर्यन खान, मुझे लगता है बीजेपी जीतेगी रामगढ़ में। लेकिन रामगढ़ में ये हो रहा है कि हम साथ में थे, हमारे कैमरामैन भी, तो हम गए थे कुछ गांव में, एससी के गांव में। तो एससी के गांव में एक वीडियो हमारे पास है, हम शो भी करेंगे आप लोगों को, दर्शकों को भी। तो एससी के लोग कह रहे थे, एक लीडर था उनका, वो खड़ा होकर उसको बोला, टीकाराम जूली को, भैया हम टीकाराम, हम तो आपके वास्ते दे रहा है वोट, हमें ना पता आर्यन जुबेर कौन है, हमें ना पता आर्यन जुबेर कौन है। मतलब आर्यन जुबेर को दे डोंट नो अबाउट आर्यन जुबेर, एससी लीडर। एससी वोट देगी। देखिए वहाँ दोनों कंडीशन है। मतलब 5 दिन पहले तक तो बीजेपी जीत रही थी, लेकिन आज टक्कर है, क्योंकि अगर एससी अगर कांग्रेस को वोट देगी तो मुस्लिम तो एकजुट जाएगा ही, मे वोट तो जाएगा ही वहाँ आर्यन जुबेर को। तो वहाँ कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन बीजेपी की कमजोर भी नहीं है। अगर हिंदू नैरेटिव चला, पटेंगे कटेंगे चला, एकजुट होकर हिंदू समाज का वोट गया, तो सुखवंत सिंह 50-50 है, मतलब 50-50 कैसे 60, मतलब ये समझो 52% कांग्रेस का है, तो 48-49% बीजेपी का है। टक्कर ही मान सकते हैं इसको हम। इस स्थिति को ये नहीं कह सकते कि वन साइड वो जीत रहा है, वन साइड, मतलब 2-5 हजार के अंतर से हार जीत होगी वहाँ। देवली उनियारा में बीजेपी प्लस है, क्योंकि नरेश मीणा एक बड़ा वोट बैंक चंक काट रहे हैं। पूरे समीकरण बिगाड़ दी कांग्रेस पार्टी के। हाँ, कांग्रेस पार्टी के तो पूरे समीकरण बिगाड़ दिए। कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि नरेश मीणा नहीं जीत जाए, पर मुझे टफ लगता है ये स्थिति। नरेश मीणा 20-30 हजार वोट ले जाएंगे दौसा में, हो सकता है जीत भी जाए, हो सकता है नरेश मीणा ही जीत रहे हो, कुछ नहीं कह सकते। कल क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते। आज रात का ये जैसे एक शब्द है, कत्ल की रात, अंतिम यही रात बाकी, रामायण में काफी। और एक मुस्लिम्स में एक है कत्ल की रात बोलते हैं जिसे। अच्छा, कत्ल की रात, इसे कत्ल की रात बोलते हैं। हाँ। एक दिन पहले नेताओं को नींद नहीं आ रही, मुझे पता है, अच्छे से पता है कि जितने प्रत्याशी है उनको नींद नहीं आएगी। नींद कहाँ से आएगी भैया, जीवन मरण का सवाल है। बेचारा रेवतराम डांगा का जीवन मरण का सवाल है, 2 बार चुनाव हार गया, 1 बार हार गया। और बाम्बू बेचारा संघर्ष करते 20 सालों के जीवन का सवाल अपनी गुटबाजी से और बगावती अमितोला पहली बार बेचारा, बबलू चौधरी और राजेंद्र बाबू में अमितोला पहली बार चुनाव लड़ा है, उसका भी जीवन का सवाल है, करियर खत्म हो जाएगा। आर्यन जुबेर उसके जीवन का सवाल है, पहली बार चुनाव लड़ा, खत्म हो जाएगा, करियर हार गया। तो दोस्ता की बात करते हैं सर, सुखवंत का करियर का सवाल है, इधर बाबा के करियर का सवाल है।
करोड़ीलाल मीणा के कद बड़ा होना या छोटा होना इस चुनाव से जुड़ा है। दौसा की बात करते हैं सर, दौसा में जाके देखिए, आए थे दौसा अभी में आप, ये है 2 दिन पहले कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज खिलाफ है, लेकिन मैं जब गया तो कुछ एक हरियाणा ब्राह्मण हो सकते खिलाफ हो, लेकिन पूरा चुनाव अब करोड़ीलाल मीणा ने पक्ष में कर लिया है। जिस तरह से आज युवाओं के बीच में करोड़ीलाल मीणा आए, आवाज़ उठाई, तो लोगों को एक नैरेटिव था यार करोड़ीलाल मीणा तो कुछ बन जाएगा तो नहीं उठाएगा। अब उसके भाई को टिकट मिली, उसके बावजूद भी वो टंकी से उतारने एक युवा को आया और उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, करोड़ीलाल मीणा ने ये बोला कि भाई मैं लड़ाई लड़ूंगा। और उन्होंने कल हमारे इंटरव्यू में बोला एसआई भर्ती पे मेरा स्टैंड क्लियर है। मैंने कहा कि आप भर्ती निरस्त कराना चाहते, तो उन्होंने कहा हाँ निरस्त कराना चाहता हूँ। तो करोड़ीलाल मीणा का स्टैंड क्लियर है मनीष, बिल्कुल क्लियर है कि वो एसआई भर्ती वहाँ निरस्त पे कराना एज चाहते में हैं। नजर आ रहे करोड़ीलाल मीणा बिल्कुल एज में नजर के आ भाई रहे हैं। हालांकि जगमोहन मीणा। हालांकि कल क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन एज अभी करोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के पास है। पूरा ब्राह्मण समाज और अदर समाज, करोड़ीलाल मीणा ने खुद के व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को जीवन में मोबिलाइज किया। 70 साल की राजनीति होती है, 50 साल मेरे को लगता है राजनीति करते हुए हो गए होंगे उनको। 50 साल में उन्होंने कितने लोगों को मोबिलाइज किया होगा दौसा के, ऐसा नहीं। इमरजेंसी के दौरान भी हाँ, लेकिन काफी यातनाएं झेली उन्होंने वहाँ के, लेकिन हाँ बहुत संघर्ष किया। करोड़ीलाल मीणा का विकल्प नहीं है राजनीति में, लेकिन वहाँ एक नैरेटिव अमूमन रहता है कि मीणा और ब्राह्मण आमने सामने रहते हैं। लेकिन इस बार ये भ्रम टूटने वाला है। मैं, आप देख लें, यू राइट माय, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत ही रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्लस है। सलूम्बर में मनीष आप जाके आए होंगे, मुझे तो ये लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर सिंपैथी फैक्टर चला, जो आर्यन जुबेर का भी चलेगा तो दोनों जगह चलेगा, सिंपैथी फैक्टर चलता है तो बीजेपी प्लस। वहां पर जाके आया, वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि सहानुभूति मिलेगी। जो शहर है, नया जिला बना है सलूम्बर, वहां पे तो भाजपा के जो वो शहर में तो रहते ही है मनीष, बीजेपी के है। गांव में आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव अच्छा खासा है। हाँ तो और टक्कर मान सकते हैं। रेशमा मीणा चुनाव निकाल भी सकती है, लेकिन रघुवीर मीणा वहां पे जो दावेदारी कर रहे थे उनको भी मुझे लग रहा है बीएपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। आपके नाम राशि के जितेश कटारा, क्योंकि कटारा। हाँ मेरे नाम राशि के, तो जितेश कटारा का ये बता रहे हैं कि उसने 50,000 वोट मिले थे पिछले चुनाव में, 54,000 के आसपास में, और उसके बाद उसने मेहनत की है वहाँ क्षेत्र में, तो मेहनत जबरदस्त की है। तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ गया अगर जाके। 84 में जैसे आप कहते हो ना कि रेवतराम डांगा बैठा नहीं, रेवतराम डांगा फिर भी संघर्ष करता रहा हारने के बाद भी 2000 से। वहां की जनता कहती है। हाँ नहीं, आप तो वहीं के रहने वाले हो। हाँ। और अपन ऑफ कैमरा बात कर रहे थे क्या कुछ मुकाबला देखने को मिल सकता है, नहीं, तो आपने बोला वहाँ के लोगों प्लस पॉइंट और दोनों ऐसे कर रहे थे। मुझे बोला कि वहाँ के लोग मुझे बताते रहते हैं कि भाई रेवतराम डांगा ने चुनाव हारने के बाद भी जनता के, हाँ वो एक उनका प्लस पॉइंट है। वो किसी मरने में भी जाते हैं, डेथ में भी जाते हैं, और चुनाव हारने के अगले दिन से वो एक्टिव थे। तो ये बात तो इम्पोर्टेंट है ना, ये जितेश कटारा के लिए भी। मुझे लोगों ने बोला वहाँ से कि यार हो सकता है बीजेपी जीत जाए, लेकिन जितेश कटारा भी इसको कम नहीं आता। 84 में मुझे लग रहा है बीजेपी, 84 में तो वन साइड है बीजेपी, मैं उसको स्पष्ट कह सकता हूँ। 84 में तो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, बहुत मुश्किल। सलूम्बर की बात, कोई मिरेकल ही हो जाए तो बात अलग, रामगढ़, हालांकि अभी भी कह नहीं सकते किसी भी चीज। जी, सलूम्बर की बात की, 84 की बात की, खिमसर की बात की, झुंझुनू की बात की, रामगढ़ की बात की, दौसा की बात की, देवली उनियारा की बात की, 7 सीटें हो गई सर। मतलब अब जो प्रत्याशी थे, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प किस्से आजकल बयान इस चुनाव में, मुझे तो ये लग रहा है कि लोकसभा से ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव था। चुनाव हो गया है, छोटा सा चुनाव था। कभी हनुमान बेनीवाल किसी के लिए बोलते हैं, कभी मदन राठौड़, दिव्या मदेना बोलती है, दिव्या मदेना बोल रही है, ज्योति मिर्दा बोल रही है ना। फिर उसके बाद भजनलाल शर्मा के भी कुछ बयान ऐसे वायरल हुए। कल वो कह रहे थे कि राजकुमार रोत के लिए कुछ कह रहे थे भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री जी, तो राजकुमार रोत ने फिर वो पलटवार दिया। तो इतना सा साथ, मेरे को लगता नहीं था इतना इंटरेस्टिंग चुनाव हो जाएगा। चुनाव हो गया इंटरेस्टिंग, और काफी मजा आ रहा है हमें भी, पत्रकार को काफी मजा आता है। अच्छा एक चीज और बताऊं मनीष, जब बीजेपी की टिकट वितरण हुआ था उस दिन मुझे कुछ लोगों ने कहा अरे 7 में से 6 बीजेपी जीतेगी। मेरे को भी ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा टिकट वितरण किया बीजेपी ने, मैनेज कर लिया। जो बगावत कर रहा था उसको भी पता नहीं कैसे मना लिया है। की बड़ी तारीफ करनी चाहिए इस बात में, उन्होंने बड़ा डैमेज कंट्रोल किया भाई। 7 में से मुझे ऐसा लगा एक सीट थी, 7 में से एक सीट सलूम्बर की भाजपा के पास थी। 84 सीट मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के जाएगी, जिस हिसाब से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया। दीपावली तक मैं गया था वहां पे 84 में, राजेंद्र राठौड़, महेंद्र सिंह मालवीय, आप देखो सारे नेता वहां पे मौजूद थे। आप देखो मुझे तो दीपावली तक यही लग रहा था कि बीजेपी 5 सीटें जीतेगी, 6 से 5 हो गया। मुझे लोगों ने ऐसे बोला। आप कितने लग रही थी? मतलब 6 लोगों ने थी शुरू में टिकट बटी, जब डैमेज कंट्रोल हो गया तीनों। तो आपको लगा कि 6 सीटें आ सकती है, 6 सीटें बीजेपी की आ सकती है। फिर जैसे ही कांग्रेस की टिकट वो आए, फिर तो लोगों ने बोला कि अब 5 आ सकती है। फिर जैसे जैसे चुनाव बना, दीपावली बाद सचिन पायलट एक्टिव हुए, दौसा में भी एक्टिव हो गए, और जगह और लोग एक्टिव हो गए, कांग्रेस पूरी लग गई, जिससे तो ऐसा लगा फिर
क्योंकि गहलोत भी गए कई सीटों पे, 1-2 सीटों पे तो गए। फिर उसके बाद लगा मुझे कि अब है ना, अब आज की कंडीशन ये है कि मतलब बीजेपी 6 से माइनस होती 3-4 तक आ गई है, 3 तक आ गई है। तो नुकसान हो रहा है बीजेपी को। मतलब जहाँ वो तो चुनाव जैसे बनता है वो तो होता ही है ना। मैं कौन कौन सी सीट आपको जाती हुई दिख स्पेकुलेशन रही बोल है? रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है बीजेपी 6 भी जीत जाए, हो सकता है कि कांग्रेस 5 भी जीत जाए, वो तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन संभावनाओं का खेल है राजनीति, और राजनीति में पहले कहना जल्दबाजी होती है। लेट यू नो वन वर्ड की वन लाइन, सॉरी, राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है। तो असीम तो असीम संभावना में ये था कि शुरू में लग रहा था कि भाई 6 सीट जीत जाएगी, फिर लग रहा था 5 जीत जाएगी, जैसे जैसे चुनाव बनता गया, अब लग रहा है बीजेपी 2-3 पे दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है 3-4 पे राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों लेट्स सी क्या होता पर। है। अब 23 नवंबर को मतपेटियां खुलेगी हम्म, और 23 तारीख का इंतजार जितना प्रत्याशी को रहेगा, देखेंगे उतना किसकी जन्मपत्री काम कर रही है, उतना बढ़िया। जितेश जी को रहेगा, मुझे रहेगा, आपको भी रहेगा। जो उस पार है कैमरा के उसको भी रहेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। काफी दिलचस्प हो चुका है। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। राम राम सा। राम राम सा।